जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th बायोलॉजी का। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 देखा और चैप्टर नंबर 5 को हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा रिविज़न कर लिया। मुझे उम्मीद है आप लोग को मेरे पुराने वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। चलिए बढ़ते हैं। तो हम रिविज़न कर रहे हैं और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वंशागति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सिंपल सा मतलब है, हमको जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है, यानी डीएनए के बारे में पढ़ना है, जीन के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ना है। ये पार्ट नंबर 1 होगा और मैं हूँ आपका अखिलेश सर। चलिए आज कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक में है, सबसे पहला है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपको पता है, वाटसन वह उनके दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। उसके बाद हम देखेंगे जीन संकल्पना, जीन कॉन्सेप्ट। फिर है हम चारगाफ का लॉ देखेंगे और चारगाफ के लॉ देखने के बाद इनसे हर साल कहीं ना कहीं एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चारगाफ रूल से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के। पहला क्वेश्चन है वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल से है, जिन संकल्पना से है और चारगाफ लॉ से। 3-4 क्वेश्चन हैं, इसको आपको देखना है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में। उसको पढ़ने से पहले हमको समझना होगा, हल्का सा, कुछ ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा। ठीक है, तो अनुवांशिक पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि हमारी जो शरीर है किससे मिलकर बना हुआ है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी कोशिका से मिलकर बनी होती है। कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम किससे बने होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। और डीएनए में जो फंक्शनल भाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। अब यहाँ पर डीएनए क्या है और जीन क्या है, यही तो अनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिका केंद्रक में होती है। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया है नाभिकीय अम्ल। ये कैसा अम्ल है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, नाभिकीय अम्ल है। अब ये नाभिकीय अम्ल बनते किस किस से हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्वों से बने। न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, करते हुए आधारभूत क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको समझाएंगे। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एलिमेंट विच एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रोल बेसिक फंक्शन। ठीक है, तो इतना आपको समझना है कि डीएनए क्या होता है, नाभिकीय अम्ल ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा होता है, जीन कह सकते हैं, या फिर हम नाभिकीय अम्ल यानी कि आरएनए, डीएनए, ये सब नाभिकीय अम्ल होते हैं। आरएनए भी नाभिकीय अम्ल है और डीएनए भी नाभिकीय अम्ल है। हम लोग में क्या होता है, हम लोग में आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम कर, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने का काम करता है। The function of transmitted heredity characteristic from one generation to the next is done by genes और न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियर एसिड्स। ठीक है, ये कॉमन इंट्रोडक्शन था। चलिए हम मेन प्रश्न पर आते हैं। वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2020-22 में पूछा गया था। वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल ग्राफिकली। तो वाटसन और क्रिक मॉडल, वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट हैं। इन साइंटिस्ट ने डीएनए की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल को ही हम वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है, डीएनए की आणविक संरचना, इसका मतलब है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अध्ययन करने के लिए दो साइंटिस्ट जे.डी. वाटसन एवं एफ.एच.सी. क्रिक, इनका पूरा नाम है जे.डी. वाटसन एवं एफ.एच.सी. क्रिक, द्वारा 1953 में किया गया था। इसको समझाने के लिए डीएनए के आणविक संरचना यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जे.डी. वाटसन और एफ.एच.सी. क्रिक द्वारा 1953 में ये प्रयोग ये किया गया था। और इस कार्य के लिए, इस खोज के लिए 1962 यानी 1962 में
इन दोनों साइंटिस्टों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है भाई, विश्व में नोबेल पुरस्कार का एक अलग ही महत्व है। तो खोज के क्षेत्र में इनको मिला गया था। प्रतिपादित डीएनए मॉडल को हम क्या कहते हैं? वाटसन एंड क्रिक मॉडल। इनके वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया था वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ये है, ये जो मॉडल है ये आपके बुक में, सीजी बोर्ड के बुक में आपको मिल जाएगा। ये जो मॉडल आप देख पा रहे हैं ये डीएनए है। इसको आप पहली बार नहीं देखे हैं, आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसी मॉडल को समझाने के लिए डीएनए वाटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया, उसको हम कहते हैं वाटसन क्रिक मॉडल। इस कार्य के लिए उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसे हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं। क्वेश्चन इससे ऐसा क्वेश्चन करता है। ठीक है, ये बी डीएनए पे किया गया था। तो डीएनए तो कई प्रकार के होते हैं, जेड डीएनए, बी डीएनए, ए डीएनए होता है। तो बेसिकली हम में जो है वो क्या है? बी डीएनए। ठीक है, तो बी डीएनए के बारे में खोज किया गया था, खोज नहीं कह सकता लेकिन एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। अब चलिए समझते हैं कि ये वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल कहता क्या है। पहला जो पॉइंट है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। डीएनए के प्रत्येक अणु में क्या होते हैं? 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। आप डायग्राम को देखिए, एक 3 प्राइम और 5 प्राइम। एक स्ट्रैंड यहाँ पे है, एक स्ट्रैंड यहाँ पे है। जस्ट इसको उल्टा होगा, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। ठीक है, ये कितने स्ट्रैंड हो गए कि प्रत्येक ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है। डीएनए के कितना अणु है? डीएनए के जो प्रत्येक अणु में क्या होंगे? 2 स्ट्रैंड्स होंगे जो क्या होते हैं? एक दूसरे के चारों ओर क्या होते हैं? लिपट कर कैसे हो जाते हैं? द्विकुंडली संरचना का निर्माण करते हैं, यानी कि डबल हेलिक्स हो जाते हैं। इस प्रकार से एक ऐसे इधर गया, एक इधर, एक प्रकार से कुंडलन हो गया, क्वाइलिंग हो गई। किसकी भाई? डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों की क्वाइलिंग हो गई। ठीक है, तो ये मॉडल यही कहता है। दूसरी बात क्या है कि डीएनए अणु की इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स होती है। ये एक न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर है, एक न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे, दोनों स्ट्रैंड हैं। इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये आपस में 2 स्ट्रैंड मिलते हैं। ठीक है, और डीएनए अणु की इकाई के रूप में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की प्रत्येक कुंडली यानी कि प्रत्येक क्वाइलिंग का व्यास कितना होता है? लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है कि डीएनए के यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मोटाई है या दूरी है, इसको हम एंगस्ट्रॉम से, क्योंकि बहुत माइक्रोस्कोपी होता है, तो कितना होता है यहाँ से यहाँ? टोटल 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको याद रखना है, यही तो मेन पॉइंट है कि डीएनए के प्रत्येक कुंडली का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। डीएनए की एक पूर्ण कुंडली में कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? आप ये बीच बीच में देख पा रहे हैं एक सीढ़ी नुमा, इस प्रकार से ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसमें बेस पेयर्स होते हैं। तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं किसमें? यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुंडली में, यानी कि सपोज कीजिए यहाँ एक कुंडली है, यहाँ पे कुंडलन हो रहा है यहाँ पर, और इनके बीच में 1 2 3 कितने होंगे? टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। कितने होंगे? टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी? जैसे कि मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो इन 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर देख लो आप, इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समझ पा रहे हैं आप? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम की होगी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी एक कुंडली हेलिक्स की लंबाई कितनी थी? इसका कहने का मतलब है कि एक कुंडलन यहाँ पे हो रहा है और एक कुंडलन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी या उसकी पिच होगी, कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। आप समझ पा रहे हैं? इनका इसका व्यास कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम का। इन दोनों के बीच कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम का। और एक कुंडलन से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? कितना है इनका व्यास? कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। इसको आपको याद रखना, ये डीएनए मॉडल है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी कि ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपस में जो एडेनिन और जो बेस पेयर आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? इनके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है भाई इनके बीच में? इनके बंध में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसको आप याद रखेंगे कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने वाले बंध का नाम क्या है भाई? हाइड्रोजन बंध है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब इसको पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक अणु में क्या होते हैं भाई?
नाइट्रोजनस बेस होते हैं, हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। एक शुगर पेंटोस शुगर होता है और इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो प्रत्येक डीएनए अणु में क्या होते हैं भाई, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन और पैरामिडिन्स। क्या होते हैं भाई, प्यूरिन्स होते हैं और पैरामिडिन्स होते हैं। प्यूरिन में कौन कौन आता है बताओ, आपको पता होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। प्यूरिन, प्यूगा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, प्यूगा, प्यू से प्यूरिन, और जी ए मतलब क्या होगा, ग्वानिन और एडेनिन। ये आता है आने के लिए, देखो यहाँ पर होगा ग्वानिन और एडेनिन। ये इधर इधर ये वाला कौन सा है, इधर वाला है आपका प्यूरिन्स। क्लियर है क्या, इधर वाला कौन सा है, इधर वाला है पैरामिडिन्स। पैरामिडिन क्या आता है, पाइकट, पी वाई ने पैरामिडिन्स, और कट मतलब कि साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। हालांकि यहाँ डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, क्या होता है, थायमिन होता है। तो पाइकट सी टी हो गई यहाँ पर, ठीक है, साइटोसिन होगा और थायमिन होगा। तो बोला गया है कि प्रत्येक डीएनए अणु में प्यूरिन तथा पैरामिडिन्स का अनुपात कैसा होगा, बराबर होता है। जितना यहाँ पर एडेनिन होगा उतना यहाँ पर क्या होगा, थायमिन होगा। जितना यहाँ पर ग्वानिसिन होगा उतना यहाँ पर क्या हो, साइटोसिन की मात्रा या अनुपात बराबर होते हैं। इसी को हम बाद में चारगांव लॉ में इसको पढ़ने वाले हैं आगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। डीएनए में प्यूरिन के साथ क्या जुड़े होते हैं, पैरामिडिन जुड़े होते हैं। आप देख पा रहे हैं एडेनिन से जुड़ा कौन जुड़ा है, थायमिन जुड़ा हुआ है। इस प्यूरिन और पैरामिडिन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, जस्ट हमने पढ़ा, कौन सा बॉन्ड बताओ, हाइड्रोजन बंध के कारण क्या जुड़ा होता है। जैसे कि प्यूरिन में क्या होगा, एडेनिन और थायमिन से जुड़ा होगा, पैरामिडिन क्या होगा, साइटोसिन और ग्वानिसिन के बीच में जुड़ा होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्यूरिन में याद रखेंगे करने के लिए, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जो कैसा होता है, हाइड्रोजन बंद होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चलिए नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, अब सपोज कीजिए ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं किससे जुड़े होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं आपस में, किससे जुड़े होते हैं भाई, ये जुड़े होते हैं किससे, फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम विस्तार से आगे अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला प्रति समानांतर यानी कि एंटी पैरेलल होती हैं, अतः एक श्रृंखला का 3 इंड सिरा दूसरी श्रृंखला के 5 इंड सिरे के पास होती है। आप देख पा रहे हैं एक यहाँ पर 3 इंड है, जस्ट इसका एंटी पैरेलल क्या होगा, ये क्या होगा, 5 इंड होगा। इधर देखो एक 5 इंड है, इधर क्या होगा, जस्ट इसका एंटी पैरेलल क्या होगा, 3 इंड होगा। इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया इसको पॉज करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसी डीएनए का यहाँ जो पार्ट है, ठीक है भाई, इस डीएनए खंड के एक हेलिक्स के पार्ट को अगर यहाँ लिखें तो इस प्रकार से दिखता है। इसको हम और जूम कर रहे हैं, या बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखो यहाँ पर एक इंड है, इसका मतलब है एक पॉली, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोलते हैं दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन, ठीक है। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से डीएनए का डबल हेलिक्स बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है भाई, फास्फेट होता है, शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। इससे क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, ठीक है भाई। फिर देखो यहाँ पर फास्फोरस है और शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, थायमिन है, इस प्रकार से, ठीक है। तो एक होता है एंटी पैरेलल 3 इंड, जस्ट उसके बगल में क्या होगा, 5 इंड होगा, जस्ट इसका वाइस वर्सा होगा। इधर 3 इंड है तो इधर क्या होगा, इधर 5 इंड होगा। अब समझते हैं इसके दिन पे, आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है दोनों, ये है नाइट्रोजन बेस, क्या है ये, नाइट्रोजन बेस। इधर का क्या है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, पूरा ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, प्यूरिन्स है, यानी कि एडेनिन जुड़ता है किससे, थायमिन से, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है किससे, दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहा है, यानी इसका मतलब है कि दो नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। एडेनिन जुड़ता है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, शुगर है, पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाला है, और इधर नाइट्रोजन बेस है। तो कई बार क्वेश्चन आता है या फिर कभी इसको आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि इस पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। इन दोनों के बीच बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। क्या होता है भाई, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है। और इस फास्फोरस और सल्फर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, इन दोनों के बीच में होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। क्लियर है क्या,
यहाँ पर 3 बॉन्ड का मैं जिक्र कर रहा हूँ। फास फास्फेट और शुगर के बीच में जो बंध है, ये जो बंध आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध। और इस पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बंध बनता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। और 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बंध बनता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ लिखा हुआ है बुक में कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के मध्य में क्या हो रहा है, कुंडन हो रहा है। यही तो आणविक संरचना है डीएनए का। इसी मॉडल को किसने समझाया था? वाटसन एंड क्रिक ने, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको पॉज करके हल्का सा इसको पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक क्या है भाई, जीन संकल्पना, यानी कि जीन कॉन्सेप्ट्स कि वास्तव में जीन क्या है। आप देख पा रहे हैं एक कोशिका है, कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और इस डीएनए के कुछ फंक्शनल भाग को हम क्या कहते हैं भाई, इस भाग को हम जीन कहते हैं। तो हमको जीन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं भी इस 2025 में क्वेश्चन पूछ दे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं लेकर आया हूँ। एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि जिन संकल्पना की प्रमुख 5 विशेषताओं को आपको लिखना है। राइट 5 मेन फीचर्स ऑफ जिन कॉन्सेप्ट। पहला समझते हैं क्या है। जिन संकल्पना को सटन, ब्रिजेस, मूलर और मॉर्गन ने क्या किया भाई, प्रतिपादित किया। यानी कि 4 साइंटिस्ट हैं। कौन है भाई, सटन, ब्रिजेस, मूलर और मॉर्गन ने इन संकल्पना को प्रस्तुत किया। क्या कहता है जिन संकल्पना, पहला पढ़ते हैं। जिन कहाँ पर होता है, इसका अगर मैं बात करूं कि एक क्रोमोसोम पर जिन का लोकस कहाँ पर होता है। सपोज कीजिए कि हम लोकेशन ट्रेस करते हैं ना, कि हमारे आसपास के हम कहाँ रहते हैं, मुंगली में रहते हैं, बिलासपुर में है कि रायपुर में है, और रायपुर में है तो कहाँ पे हैं, तो वो लोकेशन हो गया। इसको हम इसी प्रकार से, उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि क्रोमोसोम में डीएनए है और जीन है। तो वास्तव में जीन कहाँ पर होते हैं, जीन कहाँ पर होते हैं, जीन इन क्रोमोसोम के ऊपर होता है। समझ आ रहा है, जीन कहाँ पर होता है, इन क्रोमोसोम पर होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए होता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। जीन आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स। जीवों के फिजियोलॉजिकल लक्षण का निर्धारण कौन करता है भाई, जीन करता है। जिस प्रकार से हमने एलील के बारे में पढ़ा था मेंडल के लॉ में, कि एक मटर के लंबे और बौने पौधे होने के जिम्मेदार कौन होता है, उनके जीन होते हैं। जीन के नौकर होते हैं, एलील्स होते हैं। कैपिटल टी के लिए लॉन्ग, और स्मॉल टी के लिए बौनापन, ड्वार्फ। ठीक है, इसका मतलब है उस मटर के पौधे की लक्षण को कौन डिफाइन कर रहा था, जीन डिफाइन करता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि डिटरमाइन द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब ये भी है कि उसकी कार्यात्मक, वो किस प्रकार से कार्य करेगा, क्योंकि डीएनए ही केंद्र की वह पार्ट होता है जहाँ पर जीन होता है, जो कमांड करता है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, क्या प्रोटीन बनाना है, कि कहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है, कैसे कंट्रोल करना है, इन जेनेटिक मटेरियल के पास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वयं के अनुलिपीकरण यानी कि सेल्फ ट्रांसक्रिप्शन करने की क्षमता होती है। इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, यही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसको हम अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन को ही अनुलिपीकरण कहते हैं। इसी को हम प्रतिलिपीकरण भी कहते हैं। इसी को हम सेल्फ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, अभी हम सेंट्रल डोमा के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और डीएनए और जीन्स के पास क्या होते हैं, सेल्फ ट्रांसक्रिप्शन की क्षमता पाई जाती है। हैज़ द एबिलिटी टू सेल्फ ट्रांसक्राइब। इनमें क्या होता है, इनमें उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है। सपोज कीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि जीन संक्रमण कह रही है कि गुणसूत्र के ऊपर जीन होते हैं। अगर जीन की संरचना में अगर गुणसूत्र की संरचना में किसी प्रकार से परिवर्तन आ गया अचानक, उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका मतलब है कि गुणसूत्रों में आए अचानक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं भाई, उत्परिवर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन अकर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, जनकों द्वारा पहुंचती है। सपोज कीजिए कि हमारे में जो कैरेक्टर्स आए हैं वो हमारे पेरेंट्स से आए हुए हैं। इसका मतलब है जनरेशन टू जनरेशन क्या हो गया, ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इट इज़ प्रोसेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू पेरेंट्स। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लास्ट जो टॉपिक है हमारा आज का, ये है चारगाफ का नियम। ठीक है भाई, चलिए पढ़ते हैं क्या कहते हैं चारगाफ। कि चारगाफ 1950, चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए में
किसका भाई? शर्करा यानी शुगर, फास्फोरिक अम्ल तथा विभिन्न प्रकार के प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स की मात्राओं का क्या किया भाई? तुलनात्मक अध्ययन किया। पिछले हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल में देखा था कि प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स के अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है भाई। अब इनका अध्ययन किसने किया था? इनका अध्ययन किया था चारगाफ नामक साइंटिस्ट ने। तो क्या किया भाई? इनका तुलनात्मक अध्ययन किया कि एडेनिन कितना होगा, ग्वानिन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा, यानी कि प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स का अनुपात कितना होगा। इनकी इन्होंने अध्ययन किया और प्राप्त परिणाम के आधार पर कुछ तथ्य प्रतिपादित किए। इसे हम क्या कहते हैं? चारगाफ का नियम कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स के रूप में, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इनकी मात्रा, इनकी रेशियो कितना होगा, इनको बताया था किसने? चारगाफ ने। चलिए समझते हैं। ए साइंटिस्ट नेम चारगाफ 1950 डिड ए comparative study of the amount of sugar, phosphoric acids, and different types of purines and pyrimidines in DNA and propounded some facts on the basis of the result obtained. This is called चारगाफ रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है चारगाफ का लॉ? पहला समझो, हर एक ही लॉ है कि प्रत्येक जीव में, चाहे जीव कोई भी हो, कोई हो, इसमें डीएनए में एडेनिन प्लस ग्वानिन, इसका मतलब क्या है भाई? प्यूरिन्स ऑब्लिक थायमिन तथा साइटोसिन प्लस साइटोसिन यानी कि पिरिमिडिन्स, इनका अनुपात कैसा होता है? हमेशा स्थिर होता है। इसका क्लियर मतलब है कि प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। द एडेनिन प्लस ग्वानिन बटा थायमिन प्लस साइटोसिन रेशियो इन डीएनए इज कांस्टेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव हैं इनमें क्या होते हैं? अगर जिनमें डीएनए है उनमें प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की मात्रा क्या होती है? स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव के डीएनए में प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स का अनुपात कैसा होता है? हमेशा स्थिर होता है। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स रेशियो इन डीएनए इज कांस्टेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म। चलिए समझते हैं इस प्रकार से कि ये कैसे याद रखेंगे इसको? प्यूगा से। पी फॉर क्या होता है? प्यूरिन्स। ठीक है भाई, इसको समझते हैं आगे इस प्रकार से। ये एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन्स हैं। और थायमिन और साइटोसिन क्या है? पायरिमिडिन्स हैं। ये इनका दोनों का अनुपात कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। चलिए, इसी से रिलेटेड हर साल कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार में भी प्री बोर्ड में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। मैं देख पा रहा था कि प्री बोर्ड 2025 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए भाई समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से बनता है। आप एक काम करेंगे, अपने पास में एक पेन और कॉपी रखेंगे। क्लियर है क्या? पेन कॉपी रखेंगे। मैं एक क्वेश्चन को बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि आपको सर, आपके जो स्कूल में सर दूसरे मेथड से पढ़ाया होंगे, ये भी मेथड अच्छा काम करेगा और जो पढ़े हैं उसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमको रिवीजन करना है जिस भी मेथड से हो। ठीक है भाई, चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं आपको बना कर दिखाऊंगा कैसे बनता है। यदि एक द्विरज्जु यानी कि डबल हेलिक्स डीएनए में क्या है भाई? 30% क्या है? साइटोसिन है। साइटोसिन क्या है? पायरिमिडिन्स है। तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत मात्रा की गणना करना है। ये जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। इफ़ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेंस 30% साइटोसिन देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन फाउंड इन द डीएनए। चलिए अब कैसे बनेगा? हमको पता है कि प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स के जो रेशियो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर हमको साइटोसिन की प्रतिशत मात्रा दी हुई है तो हमको एडेनिन का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला पुट करेंगे। मैथ्स जैसा लग रहा है आपको? क्वेश्चन गणित जैसे पढ़ाते हो पढ़ने के लिए। चलिए समझते हैं। ये है फार्मूला। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये है प्यूरिन्स बराबर किससे होते हैं बताओ? समझ क्या होते हैं? पायरिमिडिन से। अब एक बात याद रखेंगे रखने के लिए कि ये है क्या? प्यूरिन्स, ये है पिरिमिडिन्स। एडेनिन और ग्वानिन 50% और थायमिन साइटोसिन ये भी कैसे होंगे? 50% होंगे। इसका मतलब ये है कि एडेनिन, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स का अनुपात कैसा होगा? हमेशा बराबर होगा। यही फार्मूला है। इस फार्मूला को याद रखना है। A + G = T + C। इन दोनों को मिलाकर 100% होना चाहिए।
इसी लॉ के, इसी नियम के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं। फार्मूला को पहले आप लिखेंगे ऐसे इस प्रकार से। अब देखिए हमको क्या दिया गया है, हमको साइटोसिन दिया हुआ है, कितना परसेंट बताओ भाई, 30% साइटोसिन है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो हमको पता है कि साइटोसिन बराबर होता है किसके, ग्वानिन के। क्लियर है क्या? इसका मतलब है कि 30% साइटोसिन यहाँ पर है, तो क्या ग्वानिन भी कितना होगा, 30% होगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही बात है। कुल मिला के रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि साइटोसिन बराबर ग्वानिन होता है, तो कितना दिया देखो, साइटोसिन 30% साइटोसिन दिया है, और ग्वानिन कितना होगा उसके बराबर 30% होगा। हमने बैलेंस कर लिया। अब हमको पता है कि C प्लस टी मिलाकर 50% होना चाहिए, तो इस टी पर कितना मिलाएं कि 50 हो जाए। बहुत सिंपल है कि सर हम 20 मिलाएंगे, तो बिल्कुल सही भाई, यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, थाइमिन कितना हो जाएगा, 20%। क्लियर है क्या? अब हमको पता है कि टी बराबर ए होता है, क्या होता है भाई, इस थाइमिन बराबर एडेनिन होता है, तो ये भी कितना होगा एडेनिन, ये भी क्या होगा, 20 होगा। तो क्या पूछा देखो इसका आंसर, हमको पूछा है एडेनिन पूछा है। क्लियर है? तो परसेंटेज ऑफ एडेनिन कितना होगा, 20% होगा। क्लियर है क्या? आपको समझ आ गया होगा। इस फार्मूला को पुट करना है, हमको ये पता है, इसको हम लिख लेंगे। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको बन गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद बनाएंगे, मैं इसको नहीं बनाऊंगा। चलिए भाई, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन को आप बना कर देखिए, क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करें, बना कर देखें और कमेंट करें कि कितना इसका आंसर आया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। फार्मूला हम वही पुट करेंगे कि एडेनिन प्लस ग्वानिन प्योरिन्स 50% होने चाहिए, इक्वल है थाइमिन प्लस साइटोसिन कितना है भाई, 50%। चलिए पुट करते हैं। हमको क्या दिया है बताओ भाई, हमको दिया है क्या भाई, ग्वानिन कितना परसेंट बताओ भाई, 35% है। क्लियर है क्या? अब हमको पता है ग्वानिन बराबर कितना होता है, साइटोसिन होता है, ये भी कितना होगा साइटोसिन, ये कितना होगा, 35% होगा। अब इस ग्वानिन पर, थाइमिन पूछा ना हमको, इस ग्वानिन पर एडेनिन कितना होना चाहिए कि 50% हो जाए, तो हमको सिंपल पता है कितना होगा सर, 15% होगा। तो हमको पता है एडेनिन बराबर कितना होता है, थाइमिन होता है, ये भी कितना होगा, 15%। इसका आंसर कितना निकल गया, आंसर क्या, परसेंटेज ऑफ थाइमिन 15%, इसका आंसर आपको निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर है, एक डीएनए में 20% क्या है भाई, एडेनिन है, तो डीएनए में मिलने वाले साइटोसिन की मात्रा का क्या करना है, आपको गणना करना है। चलिए बनाकर देखिए। ये फार्मूला पुट करेंगे करने के लिए, दोनों मिलाकर 100% होना चाहिए। चलिए क्या दिया है बताओ, क्या दिया है, एडेनिन दिया है कितना परसेंट, 20%। चलिए समझते हैं कितना दिया है, 20%। अब हमको पता है ए बराबर क्या होता है, टी, तो थाइमिन कितना होगा, ये भी कितना होगा, 20%। क्लियर है क्या? पूछा क्या, साइटोसिन पूछा गया है। ग्वानिन बराबर क्या होता है, साइटोसिन। अब इस एडेनिन में ग्वानिन का कितना परसेंट मिलाएंगे 50% हो जाए, कितना मिलाएंगे भाई, 30% मिलाएंगे, 30 हो गया। क्लियर है क्या? अब हमको पता है क्या पूछा है, साइटोसिन पूछा है पूछने के लिए। ग्वानिन बराबर क्या होता है, साइटोसिन होता है, कितना होगा, 30, ये भी 30 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो हमारे यहाँ पास साइटोसिन की मात्रा 30% निकल गई। क्लियर है क्या? चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हमने वाटसन क्रिक मॉडल देखा, जिन संकल्पना देखी, चार ग्राफ के ला देखे और चार ग्राफ से ला से पूछे क्वेश्चन को देखा, और बहुत हमने फास्ट दिखा। तो थैंक यू यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आप इस वीडियो का जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, CG बोर्ड प्रिपरेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा मेरे एक व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक क्या हो जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को अंत देखने के लिए थैंक यू। और अंत में थैंक यू www.freepik.com को, और थैंक यू नवोद बुक 12th बायोलॉजी को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।